Hello, hello students. Good afternoon. Hello, good afternoon, class 11 biology students. I welcome all the class 11 biology students in this fourth session on 2nd of May 2020 on chapter 4 Animal Kingdom. I, Monica Malhotra, PGT Biology from KV Pushpihar, New Delhi. I'm going to hold a session for class 11 biology students on chapter 4 Animal Kingdom. Today we are going to deal with the fourth part of this chapter. Today is the fourth session on this chapter, Animal Kingdom. Yes, past students join in the session. Okay, so as I had promised that I will be giving you some stories about this chapter before starting with the today's session. So I'm here with a story about Animal Kingdom, about the topics we dealt with yesterday. Yes, good afternoon, children. I can see you are still joining. Yes, Urvi, Aryan, Disha, Neelam, I can see you all. Ankit, Sujata, yes, good afternoon. Join in fast, beta, otherwise you will miss on these concepts. Okay, so here is a story about the yesterday's session, which I couldn't deal with yesterday. This is very interesting thing for all of you to know how the tapeworm is injurious or harmful to us. Okay, आप सबको पता है कि tapeworm हमारे अंदर infection cause करता है, right? Taenia solium is the scientific name of tapeworm. It causes infection in man, right? The disease it causes in us is teniasis. It's a parasite, internal parasite to us. Okay? And where it stays inside us, this is the human body. यहाँ पे ये माउथ से एंटर करता है और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर अपना घर बनाता है, यहीं पे रहता है वो. ठीक है, इट स्टेज हियर. तो उसके पास जो हुक्स है, सकर्स है, उनकी मदद से ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के टिश्यू में अपने आप को चिपका लेता है, अटैच कर लेता है और यहीं से हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो न्यूट्रिशन के लिए डिराइव करता है. ठीक है, सो इन ए वे इट इज हार्मिंग अस बिकॉज इट इज एब्सॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी. जो हमें न्यूट्रिएंट्स देने वाला था फूड, वो उनको न्यूट्रिशन दे रहा है ना. तो ये नुकसान तो है ही. इसके साथ वो और बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स रिलीज करके हमें नुकसान करता है. अब हम देखते हैं कि इसकी इन्फेक्शन हमारे में हो कैसे जाती है. ठीक है, देखते हैं हम यहाँ से स्टेप 1 शुरू हो रहा है. देखिए, ये चीनिया जो कॉमन टेपवर्म, जो ये पोर्क क्या होता है? पिग के फ्लैश को पोर्क कहते हैं, POR के. ठीक है, और ये काउ के फ्लैश को बीफ कहते हैं, BEEF, बीफ. ये तो आपको पता होगा. तो ये दोनों एनिमल्स हैं जो इसके होस्ट है और इनके फ्लैश को अगर हम अनकुक्ड या पार्शली कुक्ड फ्लैश को, इन्फेक्टेड फ्लैश को खा लें तो उससे ये बीमारी हमारे अंदर पहुंच सकती है. ठीक है, तो ये देखिए, ये टेपवर्म है. कल मैंने आपको बताया था इसकी बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, 1000 सेगमेंट के करीब होते हैं. पीछे जो ऑलमोस्ट 400 सेगमेंट हैं, ये बड़े बड़े सेगमेंट जो आप देख रहे हो, जिनको नाम बताया था मैंने, ग्रेविड, प्रोग्लोटिड, इनके अंदर सब फर्टिलाइज्ड एग भरे हुए होते हैं. ये टेपवर्म कहाँ अटैच्ड है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में. देखो, ये अपना जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, वो अपनी बॉडी से देखो सबसे पीछे से डिटैच कर रहा है. देखो, अलग हो गया ना ये कहाँ गिरेगा जाके? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में. और आपके फीसेस के थ्रू ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड बाहर निकल जाएगा. ठीक है, ये देखो बाहर निकल गया. तो अब बाहर निकला तो एग्स जो है इसके, फर्टिलाइज्ड एग्स इसके अंदर भरे हुए हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे बाहर. ये फीकल मैटर के साथ ही आउटर एनवायरनमेंट में गिर गया है, जाकर वहां पड़ा हुआ है. और धीरे धीरे इसके अंदर जो एग्स हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स, वो अपने आप को डेवलप करके लार्वा बनाएंगे. ठीक है, अब आपको पता है जो काउज और ये पिग्स हैं, ये सब ये ग्रास खाती हैं. ग्रास में ही फीकल मैटर भी डिपॉजिटेड होता है. पिग्स दे फीड ऑन फीसेस. तो डायरेक्टली ये जो फीकल मैटर है ये इन एनिमल्स के अंदर चला जाता है. उसके साथ ही जो फर्टिलाइज्ड एग वाले टेपवर्म के ग्रेविड प्रोग्लोटिड है, वो भी ये जानवर खा जाते हैं. ठीक है, जब इनकी बॉडी में वो फर्टिलाइज्ड एग्स पहुंच गए टेपवर्म के, तो वो लार्वा में डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, लार्वा में डेवलप होने के बाद ये सब नाम लिखे हुए हैं लार्वा के, ओंकोस्फियर बोलते हैं उस लार्वा को.
ठीक है, स्पेरिकल शेप का होता है ऑन्कोस्फियर। वो इनकी बॉडी में जाके हैच करता है, हैच करने के बाद वो इनके इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और इंटेस्टाइनल वॉल में जाकर ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, और साथ ही फिर आगे जाकर ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है और वहां मसल्स में इन्फेक्शन कॉज करता है। एक बार पिग की मसल्स में इन्फेक्शन हो गई तो मसल्स में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जैसे मीजल्स की बीमारी में हमारी बॉडी में होते हैं, हमारी स्किन में होते हैं। ठीक है, सच अ पॉर्क इज कॉल्ड, ऐसा जो इनका फ्लैश है, जो इनके मसल्स हैं, अब उनके ऊपर मीजली इन्फेक्शन हो गई है, स्पॉट्स आ गए हैं। क्या बोलते हैं उनको? पॉर्क, उसको क्या बोलते हैं? मीजली पॉर्क। अब उस इनके फ्लैश को अब मीजली पॉर्क कहा जाएगा क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे दाने आ गए हैं। ये इस बात का सबूत है कि इनमें इन्फेक्शन हो गई है टेपवर्म की, राइट। अब ऐसा मीजली पॉर्क जिनमें इनकी इन्फेक्शन है टेपवर्म्स की, अगर उसको हम प्रॉपरली नहीं पकाएं और रॉ फॉर्म में या अनकुक्ड फॉर्म में, पार्शली कुक्ड फॉर्म में खा लें, तो क्या होगा? वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में पहुंच जाएगी। ठीक है, अब एक बार ये अंडर कुक्ड इन्फेक्टेड मीट हमारी बॉडी में पहुंच गया तो क्या होगा? ये जो लार्वी है, ऑन्कोस्फियर लार्वा, अब ये हमारी बॉडी में आ जाएंगे और यहाँ आकर कहाँ पहुंच जाएंगे? सीधा एलिमेंट्री ट्रैक्ट से होते हुए ये आपकी इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे और वहां जाके ये इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। देख रहे हैं आप ये सारा कैसे साइकिल कंप्लीट हुआ? तो ये अनकुक्ड, एक तो ये आप कहेंगे कि भाई हमें क्यों होगा टेपवर्म का इन्फेक्शन, हम तो ना मीजली पॉर्क खाते हैं और ना ही हम बीफ खाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं खाते इनमें से, तो हमें नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हर कोई ससेप्टेबल है इस इन्फेक्शन के लिए। कैसे? जानिए। क्योंकि एक बार जब ये फीकल मैटर इन्फेक्शन को लेके ग्राउंड में, जमीन में, मिट्टी में पड़ा हुआ है, तो वो मिट्टी में सूख जाता है फीकल मैटर, और वो मिट्टी में जब ये फीकल मैटर सूख गया तो मिट्टी में ही मिल गया। ठीक है, हवा उड़ी, हवा चली, तो ये जो फीकल मैटर है जिसमें ये ग्रेविड प्लूरोटिड्स हैं, उनमें लार्वा है टेपवर्म के, ये उड़े और जाके हमारी खाने की चीजों में बैठ जाते हैं। रोड साइड शॉप्स होती हैं, कई खाने की ठेले वाली शॉप्स होती हैं, रेड़ियां होती हैं जहां से हम खाते हैं, है ना। या अदरवाइज भी अगर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस रेस्टोरेंट्स या ईटेबल ईटिंग जॉइंट्स जो है नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ये इन्फेक्शन उनकी ईटिंग गुड्स में जा सकती है। और अगर हम ऐसे इन्फेक्टेड चीजों को खाएंगे तो ऑफ कोर्स ये ऑन्कोस्फियर हमारी बॉडी में भी पहुंच जाएंगे, भले ही हम बीफ या पॉर्क नहीं खा रहे। समझ गए? तो हर एक इंसान जो है उसमें टेपवर्म इन्फेक्शन का चांस है, अगर हमारी प्रैक्टिसेस हेल्दी नहीं है। हम कवर करके खाना नहीं रखते, कवर करके पानी नहीं रखते, पीने के पानी को ढक के नहीं रखते, तो आपको टेपवर्म इन्फेक्शन आराम से हो सकती है। नाउ आई थिंक यू हैव come to know that how you can get infected with teniasis and how what precautions you must take to protect yourself from such infections. So this was the today's story which I wanted to share with you. ये of course आपके syllabus में नहीं है, लेकिन it is very important as a student of science or otherwise as a human being to know that what type of infection tapeworm can cause in us. ओके ये 1 मीटर लंबा जो है वर्म बन सकता है हमारी बॉडी में, और ऐसे कितने वर्म्स हमारी अगर इंटेस्टाइन में पहुंच जाए तो इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देंगे एंड अ पर्सन में डाई बिकॉज ऑफ सच इन्फेक्शन। ओके, ब्लॉक हो सकती है इंटेस्टाइन, डाइजेशन पूरा इंपेयर हो सकता है, बहुत नुकसान कर सकता है हमें। इसलिए इस इन्फेक्शन से जितना चाहे आप कर सकते हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं, उतना बचना चाहिए। आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड एनरिचिंग। Yes. So now we come to the today's session, the quick recap. Okay. तो ये कल के सेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ मैंने डिजाइन किए हैं जिसको आप रिकैप में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 1, in platyhelminths, flame cells, they are a component of their, option A is reproductive system, option B respiratory system, option C excretory system, option D is nervous system. फ्लेम सेल्स कल बहुत डिस्कशन हुआ इनके बारे में, कौन से सिस्टम का पार्ट है ये बताइए। और आपको ये बता दूं मैं, ये सिस्टम जो टर्म दी गई है एक मिसनोमर टर्म है। ठीक है, आप सबको पता है कि कोई सिस्टम नहीं होता प्लैटीहेल्मिन्थ्स में, क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थ्स में अभी कौन सा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का? सिर्फ ऑर्गन लेवल है। ठीक है, इसमें सिर्फ ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो सिस्टम तो अभी बने ही नहीं है। सो दिस इज अ रॉन्ग टर्म टू यूज इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स, बट जनरली दिस टर्म इज यूज्ड, इट्स अ मिसनोमर। ओके, चलिए बताइए, मैं आंसर्स की वेट कर रही हूँ। यस, उर्वी उदल एंड अनिता, मधु मनोज, आर्यन, यस, सनिका, दे हैव कम विद द
सनिका ने यस सभी ने सही आंसर दिया है। सी पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। वेरी गुड वीरेंद्र, मधु, महेश, यस बेबी, मुनीश, रघुनाथ। रघुनाथ इज वेरी फास्ट। हाँ, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर दे रहे हो। राजेश्वरी, एक एक करके चलो बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म? Fasciola, A part, B option is planaria, C is tinea and D is parenchyma. Yes, रघुनाथ ने बोला B part, सानिका ने भी प्लेनेरिया बोला, yes, then yes, अनु ने भी बोला बी पार्ट, मधु, yes, राजेश्वरी, सबने सही आंसर दिया बेटा। प्लेनेरिया इज द करेक्ट आंसर। फेशियोला इज फ्लूक, टीनिया इज टेपम, ये दोनों हमारे एंडोपैरासाइट हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, एंडोपैरासाइट हैं, तो ये फ्री लिविंग नहीं हो सकते। पैराटीमा तो अर्थवर्म को बोलते हैं, तो ये तो प्लेटफॉर्म है ही नहीं, है ना। तो ये सब, इसका करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। यस, मधु मनोज इज ऑल्सो करेक्ट। राजेश्वरी ने सही बोला, वीरेंद्र, अनिता, निश्चय बिल्कुल सही, उर्वी, मधु, यस, प्रिया, प्रिया टीनिया नहीं है बेटा, इसका आंसर है प्लेनेरिया, राइट। मुनीश ने बी पार्ट बोला, सही है। सनिका ने सही बोला। बेबी, वीना, जसबीर, सुनील, प्रीत, प्रिया सब सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ क्विक रिकैप, थर्ड क्वेश्चन, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, दे आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इनके बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? सुनील, प्रीतशिका, प्रिया बेटा सब सही बोल रहे हो, जसबीर, वीना, सबका सही आंसर। अब आप थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स का कौन से कैरेक्टर सही है? क्या वो ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट है? या बी पार्ट कहता है वो डिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट है? सी पार्ट कहता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट है? डी पार्ट कहता है ट्रिप्लोब्लास्टिक और सूडोसिलोमेट है? यस, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में बताइए। ओहो निश्चय, आई वॉज द फर्स्ट वन टू गिव आंसर, तभी आपका नाम छूट गया। आई एम सो सॉरी। निश्चय भारद्वाज, बिल्कुल सही आंसर दिया था आपने। डोंट वरी, आई एम ट्राइंग टू कॉल एवरीवन्स नेम। यस, जसबीर इज द फर्स्ट वन टू आंसर नाउ। मधु, मनोज, निश्चय, वीना, ठीक है, सबने सही आंसर दिया। प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। यस, ठीक है। वीना, मधु, वीरेंद्र, राजेश्वरी, अनु सबने ए पार्ट, सनिका सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट इज द करेक्ट आंसर। सनिका, मुनीश, उर्वी बिल्कुल सही बेटा। गीता बिल्कुल सही बोले आप। यस, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। अनीता बिल्कुल सही। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। हाँ प्रीत शिखा, अब फोर्थ क्वेश्चन बोलो। बिल्कुल सही दिया आंसर। मेंबर्स ऑफ टीनोफोरा पोजेस डैश फॉर लोकोमोशन, क्या होता है इसमें? लोकोमोशन के लिए क्या होता है टीनोफोरा में? सोच के बताइए। कल हमने यही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डिस्कस किया था, इसका बहुत डिस्कशन हुई थी। कोई ऐसा पर्टिकुलर कैरेक्टर है इनमें जो इनकी लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है? यस, प्रीत शिखा, आर्यन, रघुनाथ सही आंसर है बेटा लास्ट क्वेश्चन का। यस, सनिका गौड़ हैज कम विद द करेक्ट आंसर। Comb plates. Comb plates are the particular trait of Ctenophora which helps them to locomote. Raghunath is also correct. Yes, Udit, you are right. Yes. Madhu, बिल्कुल सही। सरिता, सॉरी, वीरेंद्र सही। उदित, आर्यन, 8 comb plates बिल्कुल सही बोला बेटा। मधु बिल्कुल सही। यस, बीना, अनु, जसबीर, अनीता बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। यस, प्रियंका, सीलिया नहीं है बेटा, सीलिएटेड कूम प्लेट सही आंसर है, बिल्कुल सही। प्रीत शिखा, कूम प्लेट्स बिल्कुल सही आंसर। 4 नहीं बेटा, 8 होती हैं, है ना, 8 कूम प्लेट्स है। नीडोब्लास्ट नहीं है बेटा इसमें, है ना। हम अभी टीनोफोरा की बात करें, टीनोफोरा में तो नीडोब्लास्ट होता ही नहीं है ना। चलिए अब हम आज के सेशन पे चलते हैं। आज के सेशन में फाइलम एस्केलमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, राउंड वर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, एस्कैरिस इसका मेंबर है, राउंड वर्म इसको कॉमनली कहते हैं। देखिए, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है। Wuchereria worm, filarial worm. Okay, this is the filarial worm. Wuchereria इसका scientific name है. Then Encyclostoma, ये this is the hookworm. Okay, तो ये तीसरा वर्म है। ये 3 वर्म्स का बड़ा टिपिकल एग्जांपल्स हैं ये एस्केलमेंट्स के, राइट। यस, प्रीत शिखा सही आंसर बेटा। अब आप आ जाओ आगे, आज के सेशन पे आ जाओ, ठीक है। इनको ध्यान से सुनो, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे।
फाइलम एस्केलमेंट्स। अब इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए, जो बॉडी है एस्केलमेंट्स की वो सर्कुलर होती है, आपको पता है, राउंड वर्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि राउंड है ये, है ना। दे आर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स। हैबिटेट की अगर बात की जाए तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अगर फ्री लिविंग है तो ये एक्वाटिक होंगे या टेरेस्ट्रियल होंगे, ठीक है। पैरासिटिक होंगे तो प्लांट या एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं, जनरली एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें क्या है? अभी तक हमने पढ़े थे प्लेटफॉर्म्स, प्लेटीहेलमिन्थ्स तक पढ़ा हमने। प्लेटीहेलमिन्थ्स में शुरू हो गया था ऑर्गन्स बनने, उसमें ऑर्गन लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन जो राउंड वर्म्स है एस्केलमेंट्स, उनमें ऑर्गन सिस्टम बन चुका है, अब सिस्टम्स आ गए हैं, ठीक है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। निर्मला, यस, व्हाट यू आर आस्किंग? मेल और फीमेल की शेप फिक्स्ड होती है, यस, बिल्कुल फिक्स्ड होती है। द मेल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड दे हैव कर्व्ड टेल, ठीक है। मैं राउंड वर्म की बात कर रही हूँ, इन केस ऑफ एस्कैरिस, अभी हम आगे बात भी करेंगे उनके बारे में। फीमेल्स जो होती है दे आर ब्रॉडर एंड टॉलर एंड दे हैव स्ट्रेट टेल, ठीक है। इनका ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, राइट। जैसे कि आप ये देख सकते हो, यहाँ जो फीमेल है दैट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, ठीक है, और ये स्ट्रेट होती है बिल्कुल, यहाँ इसको मुड़ा हुआ दिखाया लेकिन वैसे इसकी टेल स्ट्रेट है। जो मेल है दैट इज शॉर्टर, ठीक है, और उसकी टेल आप देख रहे हो कर्व्ड है, कर्व टेल है, तो ये टिपिकल फीचर है which distinguishes between male and female, right? चलिए, नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। सिमेट्री हमने बात की हुई है कि अब जितने भी हेलमेंट्स हम पढ़ रहे हैं इन सब में बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। इनकी बॉडी को एंटीरियर से पोस्टीरियर वे में हम अगर मिड डॉर्सल सेक्शन से कट करेंगे तो आपको दो इक्वल हाफ मिलेंगे, ठीक है। जर्म लेयर्स, शाहिद रजा इज अगेन वेरी फास्ट, go slow and see the points which I am teaching, ठीक है। जल्दी भागने के चक्कर में आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर जाओगे बेटे, ठीक है, ध्यान से देखो। सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री है। जर्म लेयर्स, इसमें 3 जर्म लेयर्स है, देखिए फिर से बता रही हूँ। सबसे बाहर की जर्म लेयर है एक्टोडर्म, मिडल में आ गई मेसोडर्म और सबसे अंदर आ गई एंडोडर्म, ठीक है। और उसके अंदर जो कैविटी है दैट इज द गट कैविटी, ठीक है। गट कैविटी एंडोडर्म की लाइनिंग के अंदर पाई जाती है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट बनाती है फ्यूचर में ये, ठीक है। ये सब आपने, ये देखो ये राउंड वर्म है, इसका क्रॉस सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन काट के यहाँ दिखाया हुआ है आपको, राइट। इट इज सूडोसिलोमेट, जिसके बारे में हम आगे और बात करने जा रहे हैं। ये देखिए सूडोसिलोम, इसमें सूडोसिलोम पाया जाता है। ये राउंड वर्म को काटा, इसकी बॉडी का ट्रांसफर सेक्शन निकाला, ठीक है। इसमें देखो बाहर ये एक्टोडर्म, बॉडी वॉल है जो एक्टोडर्म की बनी हुई है, ठीक है। ये येलो कलर का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग है, अंदर इसके ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग है जो एंडोडर्म की बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ये बीच में पूरा मीजोडर्म है, लेकिन ये मीजोडर्म किसी, ये जो कैविटी है वो तो ये व्हाइट कलर की कैविटी है, इस कैविटी को सब तरफ से लाइन नहीं कर रहा है मीजोडर्म, है ना। इस कैविटी को यहाँ और यहाँ दोनों तरफ से मीजोडर्म की लाइनिंग से एनवेलप्ड होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि इस कैविटी को मीजोडर्म कवर नहीं कर रहा है, लाइनिंग नहीं दे रहा है मीजोडर्म, इसीलिए इस कैविटी को सूडोसिलोम कहते हैं। The body cavity between the body wall and intestine, which is not aligned with the mesoderm epithelium, it is called a pseudocoelom, ठीक है जी। सनिका, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में ये डिफरेंस है कि अगर टिश्यूज का एक ग्रुप मिलकर एक स्पेशलाइज काम करना शुरू हो गया है तो हम बोलेंगे कि उन टिश्यूज ने एक ऑर्गन बना दिया है, ठीक है। इस तरह एक डाइजेशन के लिए ऑर्गन बन गया, एक रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन बन गया, एक एक्सक्रीशन के लिए बन गया, सब अलग अलग ऑर्गन बन गए। लेकिन बहुत सारे ऑर्गन से मिलजुल के एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना अभी शुरू नहीं किया प्लेटफॉर्म्स में, जो राउंड वर्म्स में हो गया है। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर जब एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो एक ऑर्गन सिस्टम है। इसके अलग ऑर्गन्स क्या है? माउथ है, फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है ना। ये सब क्या है? दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये बन गया एक सिस्टम। ये डिफरेंस होता है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। यस, निर्मला गुप्ता हैज गिवन द करेक्ट आंसर। लिवर इज एन ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम। वेरी गुड, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए हम आगे चलते हैं फाइलम एस्केलमेंट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम पे। इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर, पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है। कंप्लीट का मतलब है स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड्स इनटू एनस, ठीक है। इट्स अ वेल डेवलप्ड, इट हैज गॉट अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंक्स। देखो यहाँ माउथ है,
पीछे इसके बहुत ही मस्कुलर फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद ये इंटेस्टाइन शुरू हो गई इसकी, ठीक है। ये इंटेस्टाइन एंड होती है इनटू एनस। तो फेरिंग्स क्योंकि ये मस्कुलर ऑर्गन है, इसके अंदर चर्निंग ऑफ फूड होता है, फूड ग्राइंड होता है इसमें, ठीक है। बार बार कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं इसके मसल्स, और जो फूड माउथ से फेरिंग्स में अंदर पहुंच जाता है वो पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि उस पर एंजाइम्स काम करें और फिर उसका डाइजेशन हो जाए, अनडाइजेस्टेड फूड जो है एनस से पास हो जाए। So this is the complete digestive system found in the Askelmans or the roundworms. ठीक है? Okay. Thank you, ma'am. Then next is excretory system. Excretory system is, इसमें जो excretory system होता है उसमें क्या है, इसमें एक excretory tube होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट एच शेप excretory tube होती है, वो उसकी पूरी बॉडी के वेस्ट को रिमूव करती है। मेन वेस्ट होता क्या, कल हमने बात की थी नाइट्रोजनस वेस्ट की, तो इसमें कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट पाया जाता है, अमोनिया, चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसमें अमोनिया है। पूरी बॉडी से अमोनिया को कलेक्ट करके जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स होती हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, वो इसके बॉडी से उसको बाहर निकाल देती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम एक्सक्रीटरी ट्यूब भी दिखाई दे रही है, देखिए ये देखो, ये है एक्सक्रीटरी ट्यूब, छोटा सा एच बना रही है ना, देखो ये लिम्ब छोटा है, ये लिम्ब बड़ा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एच जैसा लग रहा है ना। तो एक्सक्रीटरी ट्यूब है जो पूरी बॉडी में से अमोनिया को कलेक्ट करती है और फाइनली वो एक्सक्रीटरी पोर से उसको बाहर छोड़ देती है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सक्रीटरी ट्यूब व्हिच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम द बॉडी ऑफ राउंडवर्म्स। बाकी की लेबलिंग की डिटेल में मत जाओ आप, ठीक है। इसमें ये देखो छोटी सी सूडोसिलोम की कैविटी भी दिखाई हुई है ना, ये सूडोसिलोम कैविटी है इसकी। बाकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, पर हाँ ये जरूर जान लो कि सबसे बाहर इसकी बॉडी में क्यूटिकल की लाइनिंग होती है, ठीक है। सबसे बाहर क्यूटिकल होता है, फिर एपिडर्मिस होती है और उसके नीचे मसल्स की लेयर होती है, ठीक है। और सबसे अंदर फिर इसके गट लाइनिंग होती है ना। तो ये जो क्यूटिकल की लेयर है, ये इसकी पैरासिटिक अडेप्टेशन है। इससे जब ये राउंड वर्म हमारे इंटेस्टाइन में अटैच्ड होगा, हमें इन्फेक्शन कर रहा होगा, तो हमारी बॉडी के फ्लूइड्स इसको डैमेज नहीं कर पाएंगे। भैया इसको अपनी भी तो प्रोटेक्शन करनी है ना, इसको अपनी डिफेंस भी करनी है, जान पे खेल के थोड़े हमारे इंटेस्टाइन में बैठेगा ये। तो अपना इंतजाम कैसे किया है इसने, अपनी बॉडी के बाहर इसके एक क्यूटिकल की लाइनिंग है, ठीक है। ये क्यूटिकल की लाइनिंग जो है ये इसको हमारे बॉडी के फ्लूइड से या बचाती है, डाइजेस्ट होने से बचाती है, इसकी और डैमेज होने से बचाती है। तो अपनी पूरी प्रोटेक्शन कवच इसने धारण किया हुआ है, और फिर हमारी बॉडी में इंफेक्शन करके हमें हमसे न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, राइट। यस, नाउ आफ्टर दिस वी कम टू द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द राउंडवर्म्स। डिटेल नहीं है आपकी बुक में, पर मैंने ये छोटा सा डायग्राम इंसर्ट किया, आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो जाए कि कैसे होता है। तो देखिए ये है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द फीमेल वर्म, दिस इज द मेल वर्म। मैंने आपको बताया था इनको हम एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये फिनोमिना कहीं नहीं आया, पर आपको पता होना चाहिए, अगर मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डाई मतलब टू, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजीज, अपीयरेंसेस। तो दो अलग अलग अपीयरेंसेस अगर मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स की होंगी, तो उनको देखते ही हम पहचान लेंगे कौन मेल है कौन फीमेल। जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है उसकी जो टेल है वो एकदम स्ट्रेट है, मेल ऑर्गेनिज्म की जो टेल होती है वो कर्व्ड होती है। मेल ऑर्गेनिज्म छोटा है, फीमेल ऑर्गेनिज्म बहुत ही बड़ा और चौड़ा है। इससे हम पहचान लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दिस फिनोमिना, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। चलिए इसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट है, मतलब डायशियस है ये एनिमल, मेल एनिमल अलग है, फीमेल अलग है, ठीक है। देख सकते हैं फीमेल एनिमल के अंदर ये आपको दिखाई दे रही है ओवरी, है ना, ये इसका यूट्रस दिखाई दे रहा है, और इसमें मेच्योर एग्स भरे हुए हैं। फर्टिलाइजेशन हो गई एग्स की, और यहाँ फर्टिलाइज एग्स यूट्रस में भरे हुए हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इसकी यहीं पर होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेल एनिमल है उसमें ये स्पर्म डक्ट है, it has got testes here in which sperms are formed, and then finally there is a gonopore, ठीक है, there is a genital aperture, copulatory spicules are there, this is a specialized chitinous appendage जिसकी हेल्प से वो टेस्टिस में जितने भी इसमें स्पर्म्स बनते हैं वो ये कॉपुलेटरी स्पिक्यूल की हेल्प से फीमेल गोनोपोर में इंसर्ट कर देता है, ठीक है। तो एक बार फीमेल गोनोपोर में स्पर्म्स इंसर्ट होने के बाद क्या होता है, यहाँ ओवरी में बने हुए एग्स
उन स्पर्म्स के साथ फ्यूज कर जाते हैं और यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेच्योर एग्स जो है वो यूट्रस में स्टोर हो जाते हैं और वो आगे मेच्योर होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जब भी ये जाइगोट बन गया और उसके आगे जब यंग वन बनेगा तो उसमें कोई एम्ब्रियोनिक फॉर्म इन्वॉल्व नहीं है, कोई एम्ब्रियो नहीं बनता। और क्योंकि कोई एम्ब्रियो नहीं बन रहा है इसीलिए डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट मानी जाएगी। Young ones, they have the characteristics similar to adults. That is why the development is generally direct. But yes, there are some members in roundworms in the phylum Ascomynes in which indirect development is also found. Generally, it is direct, but of course, indirect development can also be not. It cannot be ruled out. कुछ organisms में indirect भी होती है। ठीक है, देखो भाई कैसे नुकसान करता है ये स्कैरिस, कैसे नुकसान करता है। ये हमारे अंदर एक बीमारी कॉज करता है स्कैरियासिस। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में तो आप क्लास 12th में जाके पढ़ेंगे, लेकिन भाई ये बहुत जरूरी है जानना। टेप वर्म से कैसे बचना है, क्यों बचना है, मैंने बताया क्या नुकसान कर सकता है आपको। इसी तरह राउंड वर्म आपके अंदर क्या नुकसान कर सकता है, कैसे आपकी बॉडी में जाता है, कैसे आपको बचना है। ये एज अ साइंस स्टूडेंट ऑल्सो एंड एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग ऑल्सो यू मस्ट नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, आप आज की डेट में देख रहे हैं जब हम ये कोरोना वायरस से इतने अफेक्ट हो रहे हैं तो पहला हमारा इसमें क्या है, कोई क्योर तो है नहीं इसका, तो प्रिवेंशन इज द ओनली वे। इसी तरह से प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आपको पता चलना चाहिए कि रूट क्या है इन्फेक्शन का, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, उसके कंटामिनेशन से प्रिवेंट कर सके। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यहाँ आता है, देखो राउंड वर्म के इन्फेक्शन बता रही हूँ मैं। राउंड वर्म का नाम क्या है, स्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। स्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। देखो ये इसका फीमेल वर्म है, दिस इज अ सिंबल फॉर फीमेल। ये इसका मेल वर्म है, सिंबल फॉर मेल। ठीक है, एडल्ट है ये। फीमेल वर्म फॉर्म्स एग्स एंड मेल वर्म फॉर्म्स स्पर्म्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है फीमेल के अंदर, बताया अभी मैंने इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ये देखिए ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये तो कोई नुकसान नहीं करेगा, आगे डेवलप नहीं हो सकता। लेकिन ये फर्टिलाइज्ड एग है, तो जब इंटेस्टाइन में हमारे इन्फेक्शन है, यही फर्टिलाइजेशन हो रही है वर्म की, फर्टिलाइज्ड एग्स यही प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये फीकल मैटर हमारी फीसिस के साथ जो है ये एग्स बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो हमारे फीकल मैटर में जो फर्टिलाइज्ड एग बाहर निकल आए वो फर्टिलाइज्ड एग्स आगे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। देखो 2 सेल स्टेज बन गई एग के बाद, ये मल्टीपल सेल स्टेज बन गई। ठीक है, आगे एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, यहाँ लार्वा लिखा है लेकिन स्कैरिस के केस में कोई लार्वा नहीं बनता, उसको यंग वन कहते हैं, जुवेनाइल स्टेज कहते हैं। इट इज नॉट लार्वा। स्कैरिस में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, याद रखना। ठीक है, ये लार्वा टर्म जो है गलत है, ये इसे लार्वा नहीं बोलना चाहिए, इट शुड बी कॉल्ड जुवेनाइल स्टेज। ठीक है, जुवेनाइल मतलब यंग वन। तो यहाँ पर एम्ब्रियो में जो एक जुवेनाइल स्टेज बन गई है, धीरे धीरे जुवेनाइल स्टेज डेवलप होती है। अब ये एक जुवेनाइल स्टेज को लिए हुए ये जो पूरी सिस्ट है ये कहाँ पड़ी हुई है, आउटर एनवायरमेंट में, मिट्टी में। फीसिस मिट्टी में ही मिल जाती है ना, बताया था आपको मैंने। अब जब जैसे ही ये मिट्टी उड़ेगी किसी खाने पीने की चीज में, पीने वाले पानी में पड़ेगी, तो क्या होगा, हम इन फर्टिलाइज एग्स को, जुवेनाइल स्टेज वाले सिस्टेड स्टेजेस को हम इंजेस्ट कर लेंगे, खा लेंगे। ठीक है, अनजाने में हम इन्हें इंजेस्ट कर लेंगे। तो ये जितने भी एम्ब्रियो की फॉर्म में सिस्टेड स्टेजेस हैं ये हमारे अंदर पहुंच जाएंगी, हमारी एलिमेंट्री ट्रैक से होते हुए फाइनली दे विल रीच अगेन टू योर इंटेस्टाइन। तो भाई इंटेस्टाइन के बाद ये आपके लंग्स में भी पहुंच जाती है। कैसे, क्योंकि हम ये ऊपर जब इनका डेवलपमेंट होता है ये ऊपर की हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चढ़ती है, और आपको पता है आपका यहाँ जो फैरिंग्स और लैरिंग्स है उसकी एक कॉमन ओपनिंग है एपिग्लोटिस, उसकी कॉमन ओपनिंग है ग्लोटिस। ठीक है, तो जब हम कफ करते हैं तो ग्लोटिस के थ्रू ये जो इसके यंग स्टेजेस है वो आपकी फूड पाइप में पहुंच जाती है, वहां से होते हुए आपके ये इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है। ठीक है, तो भैया ये इन्फेक्शन जो है ये इनएविटेबल है, इसको तभी हम रोक सकते हैं अगर हम खाने की चीजों को ढक के रखें, पीने के पानी को ढक के रखें, सेफ हाइजीनिक प्रैक्टिसेस अपनाएं। तो ही ये हो सकता है कि ये मिट्टी में जो हर जगह इसके फर्टिलाइज एग्स पाए जा रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर ना जाए। समझ में आया आपको स्कैरिस लुम्ब्रिकोइड का ये खतरनाक लाइफ साइकिल। ठीक है, so now it is up to you to protect yourself from the harmful effects of Ascaris lumbricoides. Now after this I hope you like this story also. Now we move on to the next phylum. Yes, no बेटा ऐसा नहीं है कि they affect in the second round, पहले राउंड
एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर कैसे जाता है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो ये इंडिविजुअल ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, इसने जब फीकल मैटर पास किया तो फर्टिलाइज एग्स इसके फीकल मैटर से आउटर एनवायरनमेंट में आ गए। अब वो फीकल मैटर जो है वो मिट्टी में मिल गया है, वो इन्फेक्शियस स्टेज मिट्टी में है, और अगर वो किसी खाने पीने की चीज में जाएगी और हेल्दी इंडिविजुअल उसको इंजेस्ट करेगा तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाएगी, इसका ये मतलब है। ठीक है बेटा, कैसे फैलती है इन्फेक्शन वो समझाया मैंने। वो एक इन्फेक्टेड एक ही थोड़ा इंडिविजुअल के अंदर बार बार जाता जाएगा, ये मिट्टी के थ्रू ये इन्फेक्शन वाली स्टेज किसी के अंदर भी जा सकती है, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट फाइलम पे आ जाते हैं, एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा। इसके जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा स्पीशीज है इसकी, हिरुडिनेरिया जीनस, ग्रैन्युलोसा इज द स्पीशीज। तो ये लीच कहलाती है, कॉमनली इसे लीच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नेरिस। ठीक है, नेरिस इज द साइंटिफिक नेम, नेरिस है ये, राइट। ये जो दिखाई दे रहा है आपका बहुत ही जाना पहचाना वर्म है, अर्थवर्म। द साइंटिफिक नेम इज पैरेटिमा पोस्ट्यूमा। पैरेटिमा इज द जीनस, पोस्ट्यूमा इज द स्पीशीज। बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, अलग अलग स्पीशीज है, पोस्ट्यूमा इज वन स्पीशीज। ओके, तो ये अर्थवर्म है, ये लीच है, ये नेरेज है। इन तीनों के बारे में, ये तीनों जो है इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं एनेलिडा के। ठीक है, ये अर्थवर्म इज एन एग्जांपल ऑफ फाइलम एनेलिडा, राइट। अर्थवर्म कॉमन नेम है, पैराटीमा साइंटिफिक नेम है, राइट। अब हम एनेलिडा के कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ गए। हैबिटेट, भाई एक्वाटिक भी हो सकते हैं, ये बारिश में पाए जाते हैं अर्थवर्म, तो एक्वाटिक तो है ही। ठीक है, और नेरेज भी एक्वाटिक है, राइट। मेरीन वाटर में भी पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, और इट में भी इवन टेरेस्ट्रियल। ठीक है, जमीन पे भी पाए जाते हैं, ये कम पानी में के एरियाज में या सूखे एरियाज में भी अवेलेबल होते हैं। नेचर क्या है इसकी, फ्री लिविंग नेचर है, अर्थवर्म फ्री लिविंग है, आपको पता है। ठीक है, कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स भी होती हैं, लीच हमारी एक्टोपैरासाइट है ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनका, ऑर्गन सिस्टम लेवल है इनका ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल मतलब ऑर्गन्स के बाद सिस्टम भी बन गए हैं। ऑफ कोर्स ये ऑर्गन सिस्टम लेवल कब कौन सी फाइलम से शुरू हो चुका है, एस्केलमेंट से शुरू हो गया है, राउंड वर्म से ऑर्गन सिस्टम लेवल शुरू हो गया, और अब आगे कॉर्डेट्स तक बार बार हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ही पढ़ेंगे। कॉर्डेट्स तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ही है, क्योंकि सबसे एडवांस लेवल कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, राइट। सिमेट्री क्या है इसकी, बायलेटरल सिमेट्री। जर्म लेयर्स क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों प्रेजेंट होती है। सेगमेंटेशन, अब एनेलिडा वो पहला फाइलम है जिसमें सही मायनों में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। ट्रू सेगमेंटेशन इज देयर, ट्रू सेगमेंटेशन, एंड दिस ट्रू सेगमेंटेशन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। नहीं बेटा, अर्थवर्म कटिंग से रिप्रोडक्शन कैसे होगा, अर्थवर्म कटिंग से रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, ओके, कहीं नहीं सुना है ये, अगर होता है कहीं तो प्लीज शेयर इट, राइट। मैंने आज तक नहीं पढ़ा यार अर्थवर्म की कटिंग से रिप्रोडक्शन हो जाए, राइट। चलिए अब यहाँ देखिए, their body surface is distinctly marked into segments or metameres, fine, so the phylum is called annelida। देखो एन्युलस, एन्युलस का मतलब क्या होता है, रिंग। इसकी पूरी बॉडी छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइडेड है, कैसे, क्योंकि वो सेगमेंटेड है, उसमें पार्टीशंस हो रखे हैं, राइट। इसीलिए उन रिंग्स की वजह से ये जो फाइलम है उसका नाम हो गया, एन्युलस के नाम से हो गया एनेलिडा। ठीक है, द बॉडी इज कंसिस्टिंग ऑफ सो मेनी लिटिल रिंग्स। चलिए, एनेलिडा जो है मैंने अभी बताया आपको, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है और इसमें सिलोम भी पाया जाता है। ये पहला फाइलम है, फाइलम एनेलिडा, जो ट्रूली सिलोमेट है, ट्रू सिलोम है इसमें। ठीक है, annelids are truly coelomate animals। coelomate animals are also known as eucoelomate। eucoelomate मतलब ट्रू सिलोम है, इनमें सही मायनों में सिलोम है। इनके पास एक ऐसी बॉडी कैविटी है which is between the body wall and alimentary canal, alimentary tract, and it is also completely lined by mesoderm। देखें कैसे, रिवाइज कर ले एक बार। देखो ये सबसे बाहर ब्लू कलर के सेल्स आउटर लेयर फॉर्म कर रहे हैं, एक्टोडर्म। ठीक है, ये जो पिंक कलर की लेयर है, देखो ये डबल लेयर है, इसमें कैविटी आ गई ना, ये पहले सिंगल ही लेयर थी, फिर इसके सेल्स टूट गए, दो लेयर्स में बट गए और बीच में इसके कैविटी बन गई, इसी कैविटी को तो हम सिलोम कहेंगे। ठीक है, ये आउटर लेयर है मेसोडर्म की, इनर लेयर है मेसोडर्म की, और इनका जो कनेक्टिंग लिंक है ये मेसेंट्री कहला रहा है। ठीक है, तो देखिए
ये मेसोडर्म की लेयर है, और अंदर जो येलो कलर की लेयर है ये एंडोडर्म की लेयर है, गट लाइनिंग। सबसे अंदर की कैविटी गट कैविटी है, ठीक है। और ये जो ये कैविटी है जिसको मेसोडर्म की लेयर ने सब तरफ से घेर रखा है, इसको बोलते हैं सिलोम की कैविटी, है ना, समझ गए? यस। चलिए अब इसके बाद हम सिलोम के बाद आगे चलते हैं। एनेलिडा का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक मेंबर को टाइप स्टडी का एग्जांपल चुन लेते हैं कि भाई एक फाइलम के सारे मेंबर्स को हम डिटेल में तो पढ़ नहीं सकते, है ना। अगर हमने सारे मेंबर्स को नहीं पढ़ना है, किसी एक मेंबर से उस फाइलम के कैरेक्टर्स को याद रखना है, तो सबसे एक प्रोमिनेंट मेंबर ले लो जिसमें ऑलमोस्ट उस फाइलम के सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उसको फिर हम कहते हैं और एग्जाम्पल ऑफ टाइप स्टडी, टाइप स्टडी एग्जाम्पल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये टाइप स्टडी एग्जाम्पल क्या है? अर्थवर्म, पैराचीमा, ठीक है। बॉडी पार्ट्स देखो अर्थवर्म के क्या है। सबसे पहले माउथ है, सबसे पीछे एनस है, इसका मतलब एलिमेंट्री ट्रैक्ट क्या है इसका? कंप्लीट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर। फिर देखिए इसका जो पूरी बॉडी है उस छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटी हुई है ना। एन्युलाई कहते हैं इसको हम, या मेटामियर्स कहते हैं इनको हम, ठीक है। तो इसमें अगर हम सेगमेंट्स को गिने तो पहले से लेकर 100 तक सेगमेंट हो सकते हैं, या कुछ स्पीशीज में 120 सेगमेंट भी हो सकते हैं। वेरिंग सेगमेंट्स है, 100 से 120 तक रेंज होती है इनके सेगमेंट्स की। सबसे पहले सेगमेंट में माउथ होगा, लास्ट सेगमेंट में एनस होगी। अब पहले सेगमेंट को देखो, ये इसके ऊपर ना माउथ के ऊपर एक फ्लैशी मस्कुलर लोब लटक रही होती है जो माउथ को प्रोटेक्ट करती है। नाम क्या है उसका? प्रोस्टोमियम। और पहले सेगमेंट को बोलते हैं पेरिस्टोमियम। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए मैंने बता दिया, बुक में नहीं है आपकी। प्रोस्टोमियम माउथ के ऊपर मस्कुलर लोब है जिसको लेबल किया हुआ है, और पहला सेगमेंट कहलाता है पेरी, PERI, पेरिस्टोमियम। बाकी सभी सेगमेंट्स के नाम नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सब सेगमेंट्स ही हैं, लेकिन हाँ इसमें 14th, 15th और 16 सेगमेंट्स मेच्योर वर्म में एक ग्लैंड बना लेते हैं। देख रहे हैं आप, ये 14th, 15th और 16 सेगमेंट, ये तो सेगमेंट लग ही नहीं रहे हैं। इनमें तो कहीं एन्युलस ही नहीं है, सॉरी इसमें तो कहीं सेप्टम ही नहीं है, पार्टीशन ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक कॉन्टिन्यूअस ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। और इस ग्लैंड को बोलते हैं क्लाइटेलम। ये क्लाइटेलम ग्लैंड मेच्योर्ड एडल्ट वर्म में डेवलप होती है, और इसके फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो इसमें गैमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, उनका फर्टिलाइजेशन एक ऐसे कैप्सूल में होता है, एक ऐसे ड्रम लाइक स्ट्रक्चर में होता है, ऊथिका में होता है, जिसको ये क्लाइटेलम ग्लैंड सिक्रीट करती है, ठीक है। एक क्लाइटेलम ग्लैंड एक ऐसा ड्रम लाइक स्ट्रक्चर, एक ऐसा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट डिपॉजिट हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है क्लाइटेलम की, जो एक ग्लैंड है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसकी बॉडी में आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे, साइड पे अभी यहाँ क्लियरली नहीं दिख रहे, आगे दिखाऊंगी। हर सेप्टम में छोटे छोटा एक पेयर अपेंडेजेस का होता है जिन्हें बोलते हैं सीटा, प्लूरल इज सीटी, SETAE, ये काइटिन की बनी हुई अपेंडेजेस हैं जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, ये इसका एंटीरियर पार्ट है। क्यूटिकल की कवरिंग होती है बेटा इसकी बॉडी के ऊपर, जो इसकी बॉडी से मॉइस्चर के लॉस को रोकती है। यस, देयर इज अ कवरिंग ऑफ क्यूटिकल, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकुलर लाइनिंग होती है, राइट। लोकोमोशन, ओके, लोकोमोशन कैसे करते हैं? मैंने नेरेस का एग्जांपल लिया है यहाँ पर क्योंकि बहुत टिपिकल एग्जांपल है लोकोमोशन समझने के लिए। एक तो इसकी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, इसकी बॉडी वॉल दो प्रकार के मसल्स की बनी हुई है, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल, ठीक है। इनकी शेप के हिसाब से है, ये लॉन्गिट्यूडनल है मसल शेप में, और ये सर्कुलर है। ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और इससे सुजित, नो, फर्टिलाइजेशन इज नॉट इंटरनल, एक्सटर्नल है बेटा। अभी मैं वहां पहुंचूंगी तो आप क्वेश्चन पूछना, आप घबराओ मत, मैं सब बताने जा रही हूँ, ठीक है। यस, लोकोमोशन इज एडेड बाय सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, बिल्कुल सही। पैरापोडिया के बारे में बेटा अभी मेरे को बताने दो, प्लीज डोंट रश। ओके, तो अब देखो यहाँ पर आपको नेरिस दिखा रही हूँ मैं, इसकी बॉडी भी सेगमेंटेड है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ना इसके बहुत ही ब्रॉड ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लोब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इन्हें बोलते हैं पैरापोडिया, ठीक है। ये पैरापोडिया के ऊपर ये काइटना सीटा भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये पैरापोडिया जो है ये सरफेस एरिया को बहुत बढ़ा देते हैं, इनमें बहुत ज्यादा वेस्कुलराइजेशन होती है, ब्लड की सप्लाई भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और ब्लड सप्लाई ज्यादा होने की वजह से ये रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। आपको मैं बता दूं जो राउंड वर्म्स हैं, सॉरी
आई एम सॉरी, ये जो एनेलिड्स हैं, अर्थवर्म, नेरिस जिसमें आती हैं, इनकी बॉडी हमेशा मॉइस्ट रहती है, ठीक है, ये हमेशा अपनी बॉडी को मॉइस्ट रखते हैं। और इनकी मॉइस्ट बॉडी का कारण ये है कि इनमें जो ब्रीदिंग होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, दैट इज थ्रू द स्किन, ठीक है। स्किन से होने वाली जो रेस्पिरेशन होती है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्किन के थ्रू करते हैं, राइट। और इसका कारण ये है क्योंकि एक तो स्किन इनकी हमेशा मॉइस्ट रहती है, दूसरा इनकी स्किन थिन बहुत है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आराम से हो सकती है, तीसरा ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में है, एयर के साथ देखो इनकी स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट में है, चौथा सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है इनकी स्किन का, पांचवा इनकी स्किन में ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। ब्लड सप्लाई होने की वजह से गैसेस का एक्सचेंज तो ब्लड में ही होना है ना, तो ब्लड से डायरेक्टली गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है ना। ये तो स्किन का इसका पर्पस है, गैसियस एक्सचेंज का। लेकिन यहाँ जो पैरापोडिया बता रही हूँ मैं, वो भी स्किन का ही एक्सटेंशन है, तो वो भी, उनमें भी ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा है, और वो भी गैसियस एक्सचेंज यानी कि रेस्पिरेशन में नेरिस की मदद करते हैं, ठीक है। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं इनमें, एनालिडा में, जैसे नेरिस, उसके पास लेटरल अपेंडेजेस हैं पैरापोडिया, ये स्विमिंग में तो हेल्प करती ही है पैरापोडिया, साथ ही साथ इसमें ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा है, दे आर हाईली वेस्कुलराइज्ड, सो दे आल्सो सर्व द फंक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रेस्पिरेशन, ठीक है। द करेक्ट टर्म इज ब्रीदिंग एक्चुअली, ठीक है। चलिए अब हम डाइजेशन की बात करते हैं। एनालिड्स में, नहीं बेटा, प्रीत शिखा, जो प्रोग्लॉटेड टर्म मैंने दी थी दैट इज ओनली फॉर टेपवर्म, अर्थवर्म के सेगमेंट्स को मेटामियर कहते हैं, प्रोग्लॉटेड नहीं कहते, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द डाइजेशन। डाइजेशन जो है इन केस ऑफ अर्थवर्म, दैट इज कंप्लीटली डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। और आप देखिए कोई पर्टिकुलर सेल में ना होकर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, इट टेक्स प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से खाने को अंदर लेते हैं ये, फैरिंग्स इनका मस्कुलर होता है, यहाँ पर खाना ग्राइंड होता है, फिर ईसोफेगस में पहुंचता है खाना, वहां से क्रॉप में आता है। क्रॉप एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें खाना रेजरवायर की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, फिर उससे आगे जाता है गिजर्ड में। गिजर्ड इज हाईली मस्कुलर, और इसमें काइटनस प्लेट्स लगी होती है, इसमें बहुत ज्यादा मसल्स होते हैं, काइटनस होती है नेचर में ये अंदर से, और ये मिक्सी की तरह फूड को ग्राइंड करने का काम करती है, ठीक है। तो क्रॉप में खाना स्टोर हो जाता है, और धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में थोड़ा थोड़ा करके गिजर्ड में आता है, ताकि गिजर्ड उसको अच्छे से चर्न कर सके, उसकी पेस्ट बना सके। पेस्ट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि खाने का सरफेस एरिया बढ़ाना है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तभी एंजाइम्स उस पर काम करेंगे, और एंजाइम्स काम करेंगे तभी वो खाना डाइजेस्ट होगा। गिजर्ड से फिर वो खाना इंटेस्टाइन में चला जाता है, ज्यादातर डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है, और खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होने के बाद उसके सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, और अनडाइजेस्टेड वेस्ट एनस से रिमूव हो जाता है। सिंपल वे, सारे प्रकार के एंजाइम बनते हैं इसमें, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स को करने के लिए लाइपेज, जैसे हमारे अंदर सब तरह के एंजाइम बनते हैं तीनों प्रकार के, अर्थवर्म में भी तीनों प्रकार के एंजाइम बनते हैं। सो इट अंडरगोज अ कंप्लीट एंड प्रॉपर टाइप ऑफ डाइजेशन। ये देखिए पाथवे क्या है इसके फूड के डाइजेशन का, माउथ में गया खाना, फेरिंग्स में गया ईसोफेगस, क्रॉप, gizzard, intestine, and finally undigested waste is given out through anus, ठीक है। एनालिडा में अब सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ जाओ। इसमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जिसमें ब्लड जो है वो क्लोज वेसल्स में रन करता है, देयर आर क्लोज चैनल्स, ठीक है, ट्यूब्स होती है जिनमें ब्लड जो है फ्लो करता है। ब्लड नेवर फ्लोज इन द ओपन कैविटीज ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब देखिए यहाँ ब्लड जो है वो क्लोज वेसल्स में रन कर रहा है, देख रहे हैं आप, ये क्लोज वेसल्स में रन कर रहा है, और ये इनको हम आर्टरीज और वेन्स यहाँ कहते हैं बेटा, ये लेकिन आर्टरी वेन जो है यहाँ नहीं है, ठीक है। ये आपको मैंने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन दिया है कि ब्लड आर्टरीज और वेन्स में रन करता है और वापस हार्ट में जाता है, लेकिन इन केस ऑफ अर्थवर्म देयर इज नो आर्टरी और वेन, ठीक है। इसमें वेसल्स के अलग नाम है, क्या नाम है, डोर्सल वेसल है इसमें, एक वेंट्रल वेसल है, और बाकी इसमें ट्रांसवर्स वेसल्स होती हैं, ठीक है, ऐसे वर्टिकल वेसल्स होती है, राइट। डोर्सल वेसल अर्थवर्म के डोर्सल साइड पे है। मैं थोड़ा बता दूं आपको अर्थवर्म का डोर्सल और वेंट्रल साइड क्या होता है। अगर अर्थवर्म, सॉरी, ये अर्थवर्म है, ठीक है, ये इसका जो ऊपर का भाग है, ठीक है, जो इसका अपर साइड है, ये इसका डोर्सल पार्ट है, ठीक है, इसका डोर्सल साइड है ये।
और जो इसका नीचे ग्राउंड को टच होने वाला पार्ट होता है वो इसका वेंट्रल साइड होता है, ठीक है। तो ये इसका डोर्सल साइड है और ये इसका वेंट्रल साइड है, समझ गए आप, ठीक है। तो देखिए डोर्सल साइड पे रन करने वाली जो एंटीरियर सेगमेंट से लेकर पोस्टीरियर लास्ट सेगमेंट तक जाती है वेसल, उसको बोलते हैं डोर्सल वेसल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट वेसल है इसकी ये। और नीचे वाली वेसल जो वेंट्रल साइड पे कॉन्टिन्यूस रन करती है उसे हम वेंट्रल वेसल कहते हैं, ये वेंट्रल वेसल है। ये वर्टिकल वेसल्स जो होती हैं, ठीक है, ये इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड वेसल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्सिलरी हार्ट, ठीक है। यहाँ 5 दिखाए हुए हैं, कुछ स्पीशीज में 5 भी होते हैं, बट जनरली अगर हम फेरेटीमा पोस्ट्यूमा की बात करें तो फेरेटीमा पोस्ट्यूमा की बॉडी में ऐसे 4 सेगमेंट्स में हार्ट होते हैं। कौन कौन से सेगमेंट में, मैंने बताया था मेटामेरिज्म की खासियत यही है कि हम हर एक ऑर्गन की प्लेसमेंट, उसके सेगमेंट का नंबर भी जान सकते हैं। तो देखिए इसमें पहले 2 हार्ट जो होते हैं वो 7th सेगमेंट और 9th सेगमेंट में होते हैं, और पीछे के जो 2 हार्ट है दे आर प्रेजेंट इन द 12th एंड 13th सेगमेंट, 7, 9, 12, 13, इस तरह से 4 हार्ट्स इसमें अरेंज होते हैं, ठीक है। और बाकी डोर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल, देयर इज अ लेटरल वेसल आल्सो, देयर इज अ लेट्रोइसोफेजियल वेसल आल्सो। बहुत सारी डिटेल है इसकी, लेकिन वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, ये कंटेंट सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, इसीलिए मैं आपको ये ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। फिर भी इतना आपको पता होना चाहिए, डोर्सल वेसल है जो बैकवर्ड पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड की तरफ ब्लड को लेकर आती है, वेंट्रल वेसल एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड की तरफ ब्लड को लेकर जाती है, और ये जो ट्रांसवर्स वेसल्स हैं ये डोर्सल वेसल से वेंट्रल वेसल की तरफ ब्लड को ले जाने का काम करते हैं। एरोज आर शोइंग द डायरेक्शंस, ओके। इस तरह का जो सिस्टम होता है उसमें ब्लड हार्ट पंप करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हार्ट पंपिंग नहीं कर रहे हैं ब्लड को, क्योंकि हार्ट के अंदर कोई मस्कुलर, हार्ट यहाँ मस्कुलर ऑर्गन नहीं है, वो एक तरह से वर्टिकल वेसल्स का काम कर रहे हैं, ट्रांसवर्स वेसल्स का काम कर रहे हैं, इसीलिए वो सिर्फ डोर्सल वेसल से वेंट्रल वेसल की तरफ ब्लड को पहुंचाने का काम करते हैं। ये एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द डोर्सल वेसल एंड द वेंट्रल वेसल। चलिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनालिडा। अब एनालिड्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन से मेन ऑर्गन्स हैं? उसका मेन ऑर्गन है नेफ्रीडिया, ठीक है। नेफ्रीडिया को सिंगुलर इसका क्या है? नेफ्रीडियम। 2 चीजों में हेल्प करते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। कल समझाया था ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, बॉडी के अंदर पानी और सॉल्ट की मात्रा को रेगुलेट करना, ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना। और दूसरा काम क्या करता है नेफ्रीडिया? एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जितने हमने एनिमल्स पढ़े हैं मोस्टली उसमें चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या था? अमोनिया, ठीक है। तो इनमें भी अमोनिया होता है, दीज आर अमोनोटेलिक, ठीक है। हाँ, कुछ मात्रा में ये यूरिया को भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो जब बारिश का सीजन होता है तो उस टाइम पर ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट इनमें कौन सा एलिमिनेट होता है? अमोनिया। लेकिन जब ये सूखे सीजन में, ड्राई स्पेल में आते हैं मौसम के, उस टाइम में अमोनिया की जो मात्रा है कम हो जाती है टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में। नेरिस की बात नहीं कर रही हूँ, नेरिस तो हमेशा ही अमोनिया को मेनली एक्सक्रीट करेगा क्योंकि वो तो एक्वाटिक फॉर्म है। टेरेस्ट्रियल फॉर्म जो होती है वो जब वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो उसके यूरिन में अमोनिया की मात्रा कम, यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ठीक है। चलिए, फिर भी अगर आपको कहीं मेडिकल एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा कि चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है एनालिट्स का, तो आंसर आप अमोनिया ही देंगे, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पे ये कहाँ प्रेजेंट है नेफ्रीडिया? 3 प्रकार के नेफ्रीडिया होते हैं। फेरेंजियल नेफ्रीडिया फेरिंग्स के पास प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर होते हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया के, 1, 2, तीसरा यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है यहाँ, ठीक है। ये फेरेंजियल नेफ्रीडिया है, ये पेयर्स में है, ठीक है। ये इनके डक्ट है, फेरेंजियल नेफ्रीडियल डक्ट, राइट। फिर इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया होते हैं। इंटेग्यूमेंट्री का मतलब होता है, इंटेग्यूमेंट मतलब स्किन, स्किन के नीचे पाए जाने वाले नेफ्रीडिया, इनका पूरा जंगल होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, मोस्ट अबंडेंट इनकी बॉडी में इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया ही है, ठीक है। ये इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया क्योंकि बहुत सारे हैं, यहाँ देख रहे हैं आप इन सेगमेंट्स में, दीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया, ठीक है। ये जो सेगमेंट्स में इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इनको बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। क्लेटेलाइट सेगमेंट्स के पास बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, 14, 15 और 16 सेगमेंट्स। सो दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड फॉरेस्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, राइट। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स, जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उनके हिसाब से। फिर 15 सेगमेंट के पीछे से शुरू हो जाते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। हर एक सेप्टम, हर सेगमेंट
का जो हर सेगमेंट की जो वॉल है उसके सेप्टम कहते हैं। सेप्टम के नीचे पाए जाते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। तो आप देख रहे हैं हर एक सेप्टम पे पाए जा रहे हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। तो तीन प्रकार के नेफ्रिडिया हो गए, फेरेंजियल नेफ्रिडिया अराउंड द फेरिंग्स, इंटेग्यूमेंटेड नेफ्रिडिया अंडर द स्किन, सेप्टल नेफ्रिडिया नियर द या ऑन द सेप्टम आफ्टर 15 सेगमेंट, राइट। ये डिटेल है इसकी। काम क्या है नेफ्रिडिया का भाई? नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि अमोनिया को बॉडी में से कलेक्ट करना। और देखो कलेक्ट करने के बाद करते क्या है, यहाँ से कलेक्ट हुआ अमोनिया और कहाँ चला गया? एलिमेंट्री केनाल में ही चला गया, अलग से कहीं फेंकते नहीं है। ये सारा अमोनिया कलेक्ट करके एलिमेंट्री केनाल में ही डालते जा रहे हैं। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया क्या करते हैं? अमोनिया कलेक्ट करते हैं सीधा स्किन से बाहर, ठीक है। तो इस तरह से ये नेफ्रिडिया का अलग अलग तरीका है अमोनिया को बॉडी में से एक्सपेल आउट करने का। और यहाँ जो फेरेंजियल नेफ्रिडिया है जिन्होंने एलिमेंट्री केनाल में डाल दिया है ये अमोनिया, वो इसकी फीसिस के साथ ही अमोनिया बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं एनालिट्स के। बहुत नर्वस सिस्टम इसमें वेल डेवलप हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हो गैंग्लिया बन गए हैं, ठीक है। व्हाट आर गैंग्लिया? हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है न्यूरॉन्स से बनता है नर्वस सिस्टम, तो इसमें भी प्रिमिटिव टाइप के न्यूरॉन्स है, ठीक है। और हमने पढ़ा है क्लास 9th में भी पढ़ा था, आपने 10th में भी पढ़ा था, न्यूरॉन्स में एक सेल बॉडी होती है ना। जब बहुत सारे पैरेलली प्लेस्ड न्यूरॉन्स, एक साथ पड़े हुए न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज आपस में असेंबल हो जाती हैं, एक अपना एक जॉइंट नेटवर्क बना लेती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। सिंगुलर इज गैंग्लियन, ठीक है। ये मैसेजेस को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं गैंग्लिया। तो यहाँ देखो अर्थवर्म में भी गैंग्लिया पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, देख रहे हैं आप ये फेरिंग्स का रीजन है अर्थवर्म की। फेरिंग्स के ठीक ऊपर एक पेयर है गैंग्लिया का, इसलिए इसका नाम हो गया सुपरा फेरेंजियल गैंग्लिया। ये आपकी बुक में नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक पेयर गैंग्लिया का यहाँ है फेरिंग्स के ऊपर, एक पेयर है फेरिंग्स के नीचे, ठीक है। फेरिंग्स के नीचे पाए जाने वाले गैंग्लिया कह रहे हैं सब फेरेंजियल, सब मतलब नीचे, सुपरा मतलब ऊपर। फेरिंग्स के आसपास ये गैंग्लिया एक रिंग बना लेते हैं, इसे नर्व रिंग कहते हैं। और इस रिंग के पीछे ये लंबी सी नर्व कॉर्ड है। आपको ये बता दूं ये नर्व कॉर्ड डबल है, डबल नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। तो ये डबल नर्व कॉर्ड है, सॉलिड है, इसमें कोई कैविटी नहीं है और वेंट्रल साइड पे है, ठीक है। क्या करो बेटा, ठीक है। सो इट इज सॉलिड double mid-ventral nerve cord which is there in annelids, and this diagram is about earthworm, ठीक है। नर्व कॉर्ड जो है आगे बहुत सारे सेगमेंट, हर सेगमेंट में एक गैंग्लिया बनाती है, उस गैंग्लिया से कुछ पेरिफेरल नर्व्स निकलती हैं जो साइड के ऑर्गन्स में जाती है। तो मेन काम क्या है इसका? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम का काम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन अर्थवर्म, एनालिड्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? नेरिस एक्वेटिक फॉर्म है, डाइशियस है, ठीक है। डाइशियस मतलब मेल नेरिस अलग है, फीमेल अलग है। लेकिन अर्थवर्म और लीच जो है मोनोशियस होते हैं। एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर हर्मैफ्रोडाइट। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल टाइप की होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर, गैमीट्स आर फॉर्म्ड। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दे कैन प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड एग्स। मेल सेक्स ऑर्गन्स और टेस्टिस दे फॉर्म स्पर्म्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और ओवरीज दे फॉर्म द एग, ठीक है। अर्थवर्म हर्मैफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों अर्थवर्म में ही बन जाते हैं। लेकिन फिर भी ये जो गैमीट्स है यहाँ ये फर्टिलाइज नहीं हो पाते, ठीक है। यहाँ पर जो कंडीशन है उसमें जो मेल गैमीट्स है वो पहले मेच्योर हो जाते हैं, फीमेल गैमीट्स बाद में। इसीलिए यहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, क्रॉस ही होगी, ठीक है। सो स्पर्म्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द टू अर्थवर्म्स, राइट। इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। When two worms they are undergoing copulation or exchange of gametes, then both the earthworms they mutually exchange the sperms. Okay, one earthworm will give its sperms to the second, and second will give its mature sperms to the first. This is called reciprocal cross type of fertilization. Once the male gametes or the sperms they are deposited in the earthworm, then these sperms they help in fertilizing the eggs produced by ovary. ठीक है, एंड फर्टिलाइज एग्स जो है दे डेवलप इनटू यंग वर्म, ठीक है। तो इसमें भी कोई लार्वा नहीं है, क्योंकि लार्वा नहीं है इसीलिए इसमें भी जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट पाई जाती है। ओके, सो दैट एंड्स द सेशन। पर इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहती हूँ। आपकी बुक में डायग्राम है, इसका डिटेल जो है अब
पहले सिलेबस से आउट कर दिया गया था एनालिटिक्स का डिटेल, बट एज इट इज हियर इन योर एनसीईआरटी बुक आई वांट टू एक्सप्लेन इट अ बिट फर्दर। देखिए यहाँ पर आपको टेस्टिस दिखाई दे रही है, ये एक पेयर है टेस्टिस का, ये दूसरा पेयर है, ठीक है, टेस्टिस का। फर्स्ट पेयर टेस्टिस जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, और सेकंड पेयर जो है टेस्टिस का ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ब्लू कलर के टेस्टिस सैक है, टेस्टिकुलर सैक कहते हैं इसको हम। अब आप देखिए टेस्टिस से जब स्पर्म्स बनते हैं तो बनने के बाद ये यहाँ पहुंच जाते हैं इन द दीज स्पर्मिड्यूकल फनल्स, ठीक है। अब यहाँ से पहुंचने के बाद फाइनली जब ये मेच्योर होते हैं तो दे आर गिवन आउट, ठीक है। जब इनका ये यहाँ से these sperms are given out and they enter in the other worm by the reciprocal type of fertilization, ठीक है। और यहाँ पर मैं दूसरा बताना चाहती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें एक पेयर ओवरी का है, ठीक है। ओवरी में एग स्पर्म होते हैं और नीचे इनके ओविडक्ट है, ठीक है। जब मेच्योर एग बन जाते हैं तो ओविडक्ट से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद फाइनली द फर्टिलाइजेशन अकर्स। कहाँ कहाँ होती है फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको बताया था, द मेल गेमीट्स and the female gametes both are deposited in a drum like structure in the ootheca. ootheca कहाँ से बनता है? ootheca is formed by a clitellar gland. 14, 15, 16 सेगमेंट जो है ये ग्लैंड बनाते हैं क्लाइटेलम, और क्लाइटेलम ग्लैंड से जो ootheca बना वो धीरे धीरे अर्थवर्म की बॉडी से उतर के बाहर आ जाता है, अलग हो जाता है इसकी बॉडी से, और उस ootheca में जैसे जैसे वो मूवमेंट करके बाहर आएगा ootheca, वैसे वैसे ये जो फीमेल गैमीट है एग और जो मेल गैमीट है इसके अंदर स्टोर होते हैं स्पर्म्स, ठीक है। वो दोनों ही कहाँ पहुंच जाते हैं? उस ootheca के अंदर पहुंच जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? ootheca के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है इसमें। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के बाद यंग वन बनता है, यंग वन डेवलप्स इनटू अ adult, so no larval form is there, that is why it is called direct development, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम इसकी असाइनमेंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, how useful is the study of the nature of body cavity and coelom in the classification of animals? This is the question given at the back of the chapter in NCERT book, and NCERT book has got very important questions, so I think you must solve these questions in your notebook. बॉडी कैविटी सिलोम की स्टडी क्यों जरूरी है, किस तरह ये बेसिस बनता है क्लासिफिकेशन का, ठीक है, इसके बारे में आप इसको इसमें आंसर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन, इनके बारे में आपको डिटेल में बताया हुआ है। पहले तो आप इनका डेफिनेशन देंगे, डिफरेंस बताएंगे, फिर एग्जांपल्स भी देंगे। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डेफिनेशन देंगे और एग्जांपल्स देंगे। व्हाट आर द peculiar features that you find in parasitic platyhelminths? पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो उनको एक सक्सेसफुल पैरासाइट बनाते हैं? उन फीचर्स को लिस्ट करना है यहाँ पर। व्हाट इज मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म की डेफिनेशन देनी है और साथ में एग्जांपल जरूर देना है, राइट। हाउ सूडोसिलोम इज डिफरेंट फ्रॉम सिलोम? तो इन दोनों में आप टेबल बना के डिफरेंस लिखेंगे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, सूडोसिलोम का डायग्राम बनाएंगे और सिलोम का डायग्राम भी बनाएंगे, साथ ही इनके एग्जांपल्स भी देंगे, ओके। So that ends the today's session. If you want to know the answer of any question, you are unable to answer any of these questions, or you want to further know about anything of the today's session, please post me a comment. I would elaborate it in the next session, and I will share some more interesting stories in the next session. Till then, study well and take care. Thank you.